तो लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, टॉपिक का नाम था इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब पूरा जो बेसिक था वो अपन ने समझ लिया था। इन्वेस्टिगेशन में दो चीज थी, एक तो पहला इन्वेस्टिगेशन व्हेन फ्रॉड इज सस्पेक्टेड, इन्वेस्टिगेशन व्हेन रनिंग बिजनेस इज प्रपोज्ड। तो ये दो चीजों का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो चीज बचा है वो आज की क्लास में अपन कवर कर लेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट भी अपना पूरा हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, ऑडिट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी और वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, ये दूसरा टॉपिक है ना। तो ये अपन अलग से कवर करेंगे। तो आज डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इन्वेस्टिगेशन वेयर फ्रॉड इज सस्पेक्टेड और इन्वेस्टिगेशन व्हेन अ रनिंग बिजनेस इज प्रपोज्ड। ठीक है, चलो पढ़ो क्या लिखा है। इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द परचेसर ऑफ अ रनिंग बिजनेस। इससे क्या समझ में आता है? इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द परचेसर ऑफ अ रनिंग बिजनेस। मान लो एक कोई बिजनेस, चलता बिजनेस मतलब चालू बिजनेस है कोई, और इस बिजनेस को कोई एक पर्सन खरीदना चाहता है। तो बिजनेस को ये पर्सन खरीदना चाहेगा तो आंख बंद करके तो ये बिजनेस को खरीदेगा नहीं। तो पहले ये अपना एक आदमी इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करेगा, बोलेगा जा इस पूरे बिजनेस का तो इन्वेस्टिगेशन करके और मेरे को एक रिपोर्ट दे कि इस बिजनेस में क्या है क्या नहीं है, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। समझे मेरी बात? तो एक कोई चलता हुआ बिजनेस को कोई पर्सन अगर खरीदना चाहता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। दूसरा इन्वेस्टिगेशन जो हमारे सिलेबस की बात है, मैं उसी की बात कर रहा हूं ना। इन्वेस्टिगेशन और भी मुद्दों पे होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में दो ही पॉइंट लिखे हैं बस, तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। दूसरा क्या लिखा है? इन्वेस्टिगेशन व्हेन फ्रॉड इज सस्पेक्टेड। फ्रॉड इज सस्पेक्टेड, आपको लग रहा है कि फ्रॉड हो गया है या फिर फ्रॉड हो सकता है, आपको लग रहा है, सस्पेक्ट है, तो आप फिर क्या करवाओगे? उस चीज का इन्वेस्टिगेशन करवाओगे। तो ये दो ऐसी कंडीशन है जहां पर अपने को इन्वेस्टिगेशन को समझना है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को सारे टॉपिक बता रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द परचेसर ऑफ अ रनिंग बिजनेस। देखो, a person who intends to buy a business wishes to obtain as much information about the business as possible in order that he may decide whether or not it is worth buying, and if he buys it how much he should pay for it। क्या समझ में आया? a person who intends, एक कोई ऐसा बंदा, एक कोई ऐसा पर्सन जो बिजनेस को खरीदने की मंशा रखता है, इंटेंशन रखता है, तो वो उस बिजनेस की जितनी हो सके, जितनी संभव हो सके उतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, ताकि वो क्या कर सके? डिसाइड कर सके कि उस बिजनेस को उसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, और ये बिजनेस खरीदने से मेरे को कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मतलब मेरे को कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। और अगर खरीद रहा हूं, ये डिसाइड कर लिया उसने कि खरीदना है, मेरा फायदा है, तो खरीदू तो कितने में खरीदू वो भी डिसाइड करेगा। तो इन सब चीज के लिए वो क्या करवाता है? अपने बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन करवाता है। इन अदर वर्ड्स, द परचेसर विल बी प्राइमरली इंटरेस्टेड टू नो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, द वैल्यू ऑफ डिफरेंट एसेट एंड लायबिलिटी विच आर टू बी टेकन ओवर, द प्राइस टू बी पेड फॉर द गुडविल। जब कोई बिजनेस को खरीदा जाता है तो उसकी क्या देखी जाती है? सबसे पहले अर्निंग कैपेसिटी देखी जाती है। उसके एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या देखा जाता है? वैल्यू देखा जाता है। उसी के बेसिस पे किसी बिजनेस को कितना पे करना है उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। प्लस एक चीज और कंसीडर करी जाती है उस बिजनेस की, क्या? गुडविल भी कंसीडर की जाती है। गुडविल कोई एसेट जो होता है, वो गुडविल जो एक एसेट होता है वो कैसा एसेट होता है? इनटेंजिबल एसेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, इससे समझ में आएगा आपको। आज से 5 से 6 साल पहले मैंने रायपुर में क्लास खोली थी,
जीसीए के नाम से। ठीक है, उस समय मेरा कुछ 7 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ था, वो मेरा रियल कॉस्ट था जो मैंने लगाया है अपने जेब से। अब ये लगाने के बाद उस समय मेरे पास सिर्फ 3-4 बच्चे आते थे, 3-4 से फिर बढ़ते 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 अब मेरा बिजनेस रनिंग बिजनेस हो गया, 5 साल हो गया, नाम भी सब जान गए मेरे बिजनेस का। तो आज के डेट में और मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट अभी तक कितनी लगी हुई है, 7 लाख। तो क्या सिर्फ मेरा पैसा ही लगा कि 5 साल की मेरी मेहनत भी लगी हुई है यहाँ पे? क्लास का नाम हो गया है तो अब उसकी क्या बन गई है, रेपुटेशन बन गई है, गुडविल भी बन गई है। तो आज के डेट में अगर मेरी क्लास को कोई खरीदने आएगा, मेरी रनिंग क्लास को अगर कोई खरीदने आएगा, तो क्या मैं उससे कितना रुपया वसूलूंगा, 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए भाई, 7 लाख तो तब लगा था जब बिजनेस जीरो में था। आज के डेट में इसको मैं 50 लाख रुपए से कम में नहीं बेचूंगा, अगर बेचने गया तो मैं जो ऊपर का जो पैसा ले रहा हूं, ऊपर का जो पैसा ले रहा हूं, वो किस चीज का ले रहा हूं मैं, गुडविल का। क्योंकि 5 साल की मेहनत के कारण अब नाम हो गया है। मेरे बदले अगर कोई और भी आएगा पढ़ाने ना, तो जीसीए के नाम से पढ़ने बैठेगा यहाँ पे। समझे मेरी बात को? तो वो क्या चीज का पैसा, गुडविल। अब मान लो कोई बिजनेस मेरा खरीदने आ रहा है, तो सामने वाले को मेरे बारे में पता कैसे चलेगा, तो वो क्या करवाएगा, इन्वेस्टिगेशन करवाएगा चीजों का। ठीक है, कितना पैसा देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, सारी बातें। The investigator appointed for the above purpose should take account the following points। मतलब ये जो हमारा पर्पस है, इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए कौन अपॉइंट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया जाएगा। और इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करते समय कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको अपने को दिमाग में रखना है। पहला, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर शुड बी रीड्राफ्टेड इन टेबुलर फॉर्म and each item therein should be compared on the basis of the calculated percentage. He should ensure that profit have not been inflated as result of some manipulation in the accounting record। क्या बोल रहा है समझना, कि ये सब काम करने के लिए हम एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करेंगे, और इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेटर पिछले साल का प्रॉफिट लॉस अकाउंट मंगवाएगा, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट मंगवाने के बाद उसको रीड्राफ्ट करेगा टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल फॉर्म में, और टेबल फॉर्म में रीड्राफ्ट करने के बाद सारे आइटम का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा कि कितना कितना परसेंटेज है। भाई हो सकता है कि मेरा बिजनेस है, मैं तो बेचूंगा तो जितने ज्यादा में बिके उतने में ही बेचना चाहूंगा। बेचने वाला हमेशा अपनी चीजों को ज्यादा में बेचना चाहेगा, और खरीदने वाला अपनी चीजों को, सामने वाले की चीजों को कम से कम में खरीदना चाहेगा। तो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, और ये इंश्योर करेगा वो इन्वेस्टिगेटर कि कोई भी ऐसी आइटम, कोई भी प्रॉफिट वाला आइटम जो है, उसको इन्फ्लेट करके तो नहीं दिखाया गया है। इन्फ्लेट मतलब उसका रेट वैल्यू बढ़ा के तो नहीं दिखाया गया है, ये चेक करेंगे। उसके बाद ही शुड थ्रो लाइट से तो मीम याद आ गया, ही शुड थ्रो लाइट, गाय के निबंध पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे बच्चा से टॉर्च बना दिया था, देखियो वाला मीम आप लोग नहीं देखियो, एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसको कुछ तो भी टॉपिक दिया रहता है, इस पर प्रकाश डालिए करके, तो बना देता है उसका ड्राइंग और ऐसे प्रकाश डाल देता है उसको, लाइट जला। ही शुड थ्रो लाइट ऑन ऑल द मैटर्स अबाउट द बिजनेस विच में इन्फ्लुएंस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फ्यूचर। इन्वेस्टिगेटर उन सारी चीजों के ऊपर गौर करेगा, उन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देगा जो मैटर करती है और जो इफेक्ट डाल सकती, इन्फ्लुएंस कर सकती, किसके ऊपर, फ्यूचर के बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर। करेक्ट प्रॉफिट शुड बी अराइव्ड एट, while calculating correct profit it would be necessary to make certain adjustments in the figure in order to arrive at the profit which the purchaser will be in a position to earn after the business has been actually purchased। इस पॉइंट से आप क्या समझते हो, इस पॉइंट से आप लोग क्या समझते हो? बीकॉम सेकेंड ईयर अगर आपने पढ़ा है तो उसमें एक सब्जेक्ट था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हम एक सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में हम एक चैप्टर पढ़ते थे, उस चैप्टर का नाम था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। याद है कि भूल गए? एक सब्जेक्ट था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसके अंदर एक चैप्टर था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पढ़ते थे, याद है कि भूल गए? और आपने 12वीं में पार्टनरशिप में भी पढ़ा होगा।
तो जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, समझना, जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉफिट। गुडविल की कैलकुलेशन जब करते तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? प्रॉफिट। तो जब अपन प्रॉफिट लेते थे तो याद करो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद प्रॉफिट लेते थे, है कि नहीं? जो प्रॉफिट हम लेते थे तो वो प्रॉफिट कौन सा लेते थे? एडजस्टेड वाला प्रॉफिट लेते थे, बहुत सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कुछ चीजों को हम उसमें प्लस करते थे और कुछ चीजों को हम क्या करते थे? माइनस। मतलब आपके पास जो प्रॉफिट है उसमें आपने कुछ प्लस किया, जो लेना चाहिए था नहीं लिए तो हम उसको लेके प्लस करते हैं, जो चीज ले डाले हैं लेकिन लेना नहीं था उसको माइनस करते हैं। उसके बाद आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? एडजस्टेड प्रॉफिट मिलेगा। फिर इस एडजस्टेड प्रॉफिट को हम गुडविल की वैल्यूएशन में लेते हैं। तो थर्ड नंबर के पॉइंट में वही लिखा है कि आपको जो प्रॉफिट लेना है कौन सा वाला लेना है? करेक्ट प्रॉफिट लेना है, मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट लेना है। एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब कुछ चीजों को हमको वहां पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ चीजों को ऐड करना पड़ेगा, कुछ चीज को लेस करना पड़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट में वही लिखा है। अब यहां पर पढ़ोगे आगे, इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द परचेसर ऑफ अ रनिंग बिजनेस। अपन अभी जो पढ़ रहे थे इसका क्या था? वो इंट्रो था। अब यहां से इसका मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। द इन्वेस्टिगेटर शुड एग्जामिन द फॉलोइंग थिंग्स। इन्वेस्टिगेटर क्या क्या चीजों को एग्जामिन करेगा? पहला, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, रियल प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ एसेट, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, परचेज कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस मतलब वैल्यू ऑफ बिजनेस, कितना रुपया हमको देना पड़ेगा, बिजनेस की गुडविल, बिजनेस के जनरल पॉइंट्स, जनरल पॉइंट्स मतलब अदर देन फाइनेंशियल पॉइंट्स, रिपोर्टिंग बाय द इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर जो रिपोर्ट कर रहा है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि उसी के बेस पे तो हम ये डिसाइड करने वाले लेना है कि नहीं लेना बिजनेस को। तो इन्वेस्टिगेटर जब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कौन कौन से चीजों को एग्जामिन करेगा? ये 8 चीजों को एग्जामिन करेगा। अगर आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे 8 पॉइंट। अब आगे आपको देखने मिलेगा इन सभी पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन, इन सभी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो पहला क्या लिखा है आप लोग देखोगे? अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, इसको पूरा यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है? रियल प्रॉफिट। उसके बाद क्या है? वैल्यू ऑफ एसेट एंड एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। उसके बाद क्या है? परचेज कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस और क्या है? गुडविल। और लास्ट में क्या है? जनरल पॉइंट एंड रिपोर्टिंग बाय इन्वेस्टिगेटर। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो आप लोग यहां पर देखना ध्यान से, यहां पर एक गुडविल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा आपका इन्वेस्टिगेटर जो रिपोर्टिंग करेगा वो वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आई बात? ये 2 पॉइंट जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे। अगर ये बीकॉम का एग्जाम होता ना तो आपको 15 नंबर का आंसर लिख के आना था, तो 15 नंबर के आंसर के लिए आपको पूरा पूरा पढ़ना है ना? ऐसा नहीं है कि इसको अपन छोड़ेंगे। इसमें मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं सिर्फ रीड करने के लिए आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, तो रीड कर लेना। और रीड करने के समय अगर आपको कोई भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप मेरे से तुरंत कंसल्ट कर लेना। ठीक है, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड आप लोग हो, आप लोगों को कभी भी कोई भी डाउट रहता है ना, मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप या कॉल कर ले करो। आप लोग कभी कभी क्या ऐप में मैसेज कर देते हो, तो ऐप का मैसेज में क्या आदत है ना भाई, ऐप के मैसेज को मैं बार बार खोल के नहीं देखता। ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें मैं आप लोगों को लेट रिप्लाई करूं, मतलब देखता नहीं वाली बात नहीं है, फ्रीक्वेंटली मैं नहीं जाता उसमें। तो आपका कुछ भी डाउट रहेगा आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर दो और डायरेक्टली मैसेज कर दो, तो आपके डाउट का सॉल्यूशन तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्लास में बिजी रहता हूं उस समय नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लेट नाइट कॉल करके बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। तो इस पूरे टॉपिक में इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो क्या है? गुडविल, और दूसरा क्या है? रिपोर्टिंग बाय इन्वेस्टिगेटर। बाकी के जो पॉइंट है आप लोग उसको क्या कर लेना? रीड कर लेना। ठीक है,
और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को बिल्कुल आपको कांटेक्ट कर लेना। चलो, तो सबसे पहले अपन आते गुडविल में। The amount of goodwill demanded by the vendor of the business must be checked whether it is reasonable or not। जैसे अभी मैंने अपने एक क्लास के बारे में बताया, मैंने खुद इन्वेस्ट कितना किया, 7 लाख, लेकिन आज के डेट में कोई मेरे से खरीदने आएगा उस बिजनेस को तो मैं उससे कितना चार्ज करूंगा, 50 लाख। तो मैं जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूं क्या चीज का ले रहा हूं, गुडविल का। और बेचने वाले इंसान को क्या बोला जाता है, वेंडर। तो मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूं तो उस समय उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या कहलाऊंगा, वेंडर। और जो खरीद रहा है वो क्या कहलाएगा, परचेसर। तो यहां पर मैं डिमांड कर रहा हूं, एज अ वेंडर मैं डिमांड कर रहा हूं कि मेरे गुडविल की वैल्यू 43 लाख है, उतना आपको देना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ गुडविल डिमांडेड बाय द वेंडर ऑफ द बिजनेस मस्ट बी चेक्ड वेदर इट इज रीजनेबल और नॉट। तो मतलब सामने वाला अब चेक करवाएगा, मेरी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा कि मैं जो 43 लाख रुपए मांग रहा हूं सामने वाले से वो रीजनेबल है कि नहीं, ज्यादा तो नहीं मांग रहा हूं सामने वाले से। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रॉफिट एंड स्पेशल प्रिविलेज ऑफ द बिजनेस कंसर्न। गुडविल की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, गुडविल की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो प्रॉफिट के ऊपर, एक किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्रॉफिट के ऊपर, कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना गुडविल। और दूसरा, स्पेशल प्रिविलेज ऑफ द बिजनेस कंसर्न। स्पेशल प्रिविलेज ऑफ बिजनेस कंसर्न मतलब समझ सकते हो, कोई बता सकता है स्पेशल प्रिविलेज ऑफ बिजनेस कंसर्न मतलब क्या। स्पेशल प्रिविलेज ऑफ बिजनेस कंसर्न मतलब क्या। गुडविल 2 चीजों पे निर्भर करती है, पहला बोलता है प्रॉफिट, और दूसरा स्पेशल प्रिविलेज ऑफ बिजनेस कंसर्न। ये 2 चीजों पर आपके बिजनेस की गुडविल टिकी हुई होती है। प्रॉफिट तो समझ में आ गया, स्पेशल प्रिविलेज मतलब आपका बिजनेस किसी ऐसी पोजीशन पर बैठा है, हो सकता है वो लोकेशन होगा, हो सकता है आपका कोई यूएसपी होगा। यूएसपी समझते हो ना, आपका कोई ऐसा यूनिक चीज जो दूसरे नहीं कर पा रहे और आप कर पाते हो। आपका बिजनेस का लोकेशन, आपके बिजनेस का कोई यूएसपी है। तो ये सारी चीज आपके बिजनेस के लिए प्रिविलेज है, जिसके बेस पर आपका बिजनेस टिका हुआ है और उसकी गुडविल बढ़ रही है। ठीक है। इट मस्ट ऑल्सो बी चेक्ड वेदर गुडविल डिपेंड अपॉन द पर्सनल रिलेशन ऑफ द वेंडर बिकॉज इट्स वैल्यू शैल बी लेस इन सच केस। ये 2 बार आ गया है, ये डिपेंड को काट दो। यहां पर गुडविल किसके ऊपर बेस्ड होती है, एक चीज के ऊपर और बेस्ड होती है, समझना क्या बेस्ड होती है, जो बिजनेस का वेंडर है उसका क्या, पर्सनल रिलेशन। पर्सनल रिलेशन के ऊपर भी कि लोगों के साथ कैसा उसका व्यवहार है, इसके ऊपर भी गुडविल बेस्ड है। जैसे हम लोग है ना, रात को सब काम वाम करने के बाद रात को हमारे घर के आगे में लाइन से बहुत सारे कैफे बने। कैफे मतलब चाय दुकान है, सीधी सी बात है। हम लोग रोज रात को वहां जाते हैं, चाय वाय पीते हैं। अब दुकान लोगों का नाम तो नहीं लूंगा, लाइन से दुकानें। एक दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है, बहुत हाई फाई दुकान है, उसकी चाय भी बहुत अच्छी मिलती है, सब चीज उसका अच्छा है। वहां जाओगे ना तो एकदम आपको लगेगा आप बहुत बड़े होटल में आके बैठे हो। चाय भी पीना तो भी उसने उतना खर्चा करके रखा है अपने बिजनेस में। जस्ट बाजू में एक टपरी जैसी दुकान है, उसका नाम राजू चाय है, लेकिन हम लोग उसको छोड़ के उसके और राजू चाय के यहाँ जाके पीते हैं। क्यों क्यों, उसके यहाँ भीड़ भी बहुत ज्यादा रहती है राजू चाय, और जो बहुत ज्यादा खर्चा करके बैठा है उसके यहाँ भीड़ नहीं रहती। राजू चाय वाले का ना व्यवहार बहुत अच्छा है। आपको मालूम नहीं होगा, मेरे को अभी ठंडी की बात है, मैं रात में लगभग 10:30-11 बजे सब दोस्त लोग इकट्ठा हुए वहां पे बैठे, मेरे को चाय पीने की इच्छा हुई। मैं बोला भैया चाय बनवा दो करके, और मैं चाय वहां पे बोलता हूँ बनवा दो तो बना के देता है, वो रखी हुई चाय नहीं देता। तो बोले भैया दूध खत्म हो गया, दूध मैं ला दूं। बाजू में किराने की दुकान थी, मैं जाके दूध का पैकेट लेके आया, वो अमूल वाला, वो नॉर्मल पैकेट वाला नहीं मिला तो अमूल का टेट्रा पैक वाला एक छोटा वाला ला के दे दिया।
अब वो भाई क्या किया, उस चाय को बनाया, वो दूध ला के दिया और हम लोगों को तो दोस्त लोगों को दिया। मैं बोला भैया बच जाएगा ना तो आप लोग भी पी लेना। लास्ट में जब मैं पैसा देने गया, पैसा नहीं लिया मेरे से। बोलता भैया दूध तो आप लाए थे। मतलब बनाए तो आपको। मेरा बोलने का मतलब समझना, वो आदमी क्या किया, एक रिलेशन मेंटेन करके रखा है सबसे। उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम किया है, लेकिन उसने क्या बना के रखा है, लोगों से पर्सनल रिलेशन। मतलब वहां पर जो दुकान पहले से एग्जिस्ट करती है, जिसने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है अपनी दुकान में, लोग उसके यहाँ को छोड़ के ऐसे जगह जाके पी रहे हैं जहां पर वो लोगों से कम इन्वेस्टमेंट किया है और व्यवहार अच्छा मेंटेन करके रखा है। समझे मेरी बात? तो उसका क्या काम आ रहा है, और उस एरिया में अब नाम हो गया राजू चाय करके। मेरे को कोई भी पूछता है ना तो मेरे मुंह में राजू चाय पहले निकलता है, बाकी दुकानों का नाम नहीं आता मेरे मुंह में। तो वो क्या है, उसकी गुडविल है। चलो ठीक है, इमोशनल हो गए थे अपन लोग थोड़ा। इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल हैज ऑलरेडी बीन एग्रीड अपॉन, द इन्वेस्टिगेटर विल नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। सर प्रमोशन कर दिए बोल रहे सिद्धार्थ। हाँ। वैसे भी अभी मेरे इंस्टा चैनल चटोरा लाला के नाम से है, आप लोग फॉलो कर देना। तो उसमें 2 ठो का भी रील डाला ही हूं मैं, आप लोग देख लेना जाके क्या क्या है। एक समोसे का, एक पोहा का है। तो और भी मैं अभी इसी काम कर रहा हूं, तो बताना वो समोसा कहाँ का है और वो पोहा कहाँ का है, ठीक है? उसमें सवाल पूछा है मैंने। देखो, इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल हैज ऑलरेडी बीन एग्रीड अपॉन, अगर मान लो जो बायर है और वेंडर है, वेंडर मतलब सेलर, इनके बीच में गुडविल ऑलरेडी एग्री हो गई है, या भाई इतना दूंगा, दिमाग नहीं लगाएंगे, इतना रख लेना, तो एग्री हो गया दोनों के बीच में, तो फिर इन्वेस्टिगेशन वहां पे टेंशन नहीं लेगा, वो उस चीज का फिर दिमाग नहीं लगाएगा। समझे मेरी बात? देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। गुडविल की कैलकुलेशन करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनमें से एक मेथड क्या है, सुपर प्रॉफिट के बेस पे भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग बाय द इन्वेस्टिगेटर, लास्ट पॉइंट है ये, रिपोर्टिंग बाय द इन्वेस्टिगेटर आफ्टर द इन्वेस्टिगेटर। स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही है क्या इसमें? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन वर्क इज कंप्लीट, the investigator has to submit his report. While submitting the report, he must pay attention to the following facts. सारा इन्वेस्टिगेशन का काम कंप्लीट करने के बाद इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा। किसको सबमिट करेगा? जिसने उसको अपॉइंट किया उसको सबमिट करेगा, और कुछ कुछ चीजों का ध्यान देगा। पहला, रिपोर्ट मस्ट बी क्लियर। द पीरियड कवर्ड अंडर द इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी मेंशन्ड। जो इन्वेस्टिगेशन करते समय जो पीरियड को कवर किया गया था उसको वहां पे मेंशन करना है कि इस पर्टिकुलर पीरियड का हमने इन्वेस्टिगेशन किया है। इफ एनी एसेट ऑफ द बिजनेस इज अंडर लीज, लीज पीरियड मस्ट बी मेंशन्ड। बिजनेस में कभी कभी कुछ कुछ एसेट को लीज में लिया जाता है, लीज में। तो लीज में लिए रहते हैं, मतलब वो उसकी परमानेंट एसेट नहीं है, टेम्पररी एसेट है, कभी ना कभी उसके हाथ से चले जाएगी। तो इन्वेस्टिगेटर जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो उस एसेट के बारे में मेंशन कर देगा कि भैया ये जो दिख रहा है ना जमीन, ये जो दिख रही है ना बिल्डिंग, है लीज पे है, और ये आने वाले 3 साल के लिए, 4 साल के लिए हमारे बिजनेस पे रहेगी। ठीक है। द इन्वेस्टिगेटर शुड नॉट से एनीथिंग विच में अपीयर एज फॉरकास्टिंग इन रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेटर ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगा जिससे उसके रिपोर्ट में फ्यूचर का कुछ फॉरकास्ट किया हुआ, मतलब अपना ओपिनियन नहीं देगा चीजों। ओपिनियन मतलब फ्यूचर से रिलेटेड अपना ओपिनियन कुछ नहीं देगा कि बिजनेस में आगे चल के प्रॉफिट हो जाएगा, आगे चल के लॉस हो जाएगा, इस टाइप की फॉरकास्टिंग नहीं करेगा बैठ के वो, या बिजनेस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ऐसा। द इंफॉर्मेशन सॉट बाय द एम्प्लॉयर मस्ट नॉट कन्फाइंड ओनली टू फिगर वर्क। मतलब इसका क्या समझते हो? द इंफॉर्मेशन सॉट बाय द एम्प्लॉयर मस्ट नॉट कन्फाइंड ओनली टू फिगर वर्क। एम्प्लॉयर मतलब जिसने इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट किया है, परचेसर या एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको रखा, तो वो आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाह रहा है, तो आपकी इंफॉर्मेशन केवल फिगर वर्क से ही रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, इसमें बाकी चीजों को भी आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। जनरल पॉइंट्स की जो बात हो रही थी वो, ठीक है। तो यहां पर आके हमारा टॉपिक ये वाला खत्म हो जाता है। कौन सा वाला?
इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द परचेसर ऑफ रनिंग बिजनेस। बाकी के पॉइंट मैं छोड़वा नहीं रहा हूं, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, इसको क्या करोगे आप लोग, रीड करोगे, छोड़े नहीं है हम, पहले बता रहा हूं, क्योंकि आज की क्लास की शुरुआत ही मैंने बोला था कि आप लोगों को छोड़ना कुछ नहीं है, 100% आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है, कॉलेज और स्कूल का एग्जाम नहीं है। पढ़ना हर चीज पड़ेगा। तो ये 4-5 जो पॉइंट है, ये 4 और 2 6 पॉइंट है, आप लोग रीड करोगे, और पर्सनली अगर किसी को कोई डाउट होगा, पर्टिकुलर जो भी डाउट होगा वो आप मेरे से पूछ सकते हो। आगे बढ़ जाए। इन्वेस्टिगेशन व्हेन फ्रॉड इज सस्पेक्टेड। अब आपको लग रहा है, अभी उससे बाहर आ जाओ ना, अभी दूसरा टॉपिक है। अब आप बिजनेस के ओनर हो, समझना, आप बिजनेस के ओनर हो और आपको लग रहा है कि इस बिजनेस में कुछ फ्रॉड या गड़बड़ घोटाला चल रहा है। आप बिजनेस के ओनर हो और आपको क्या लग रहा है, इस बिजनेस से रिलेटेड कुछ फ्रॉड या गड़बड़ घोटाला है, तो आप क्या करोगे, अपने बिजनेस का क्या करवाओगे, इन्वेस्टिगेशन करवाओगे। इफ द बोनर बोलता हूं, सॉरी, if the owner of the business becomes suspicious about the working of the employees of the business and feels that they have committed fraud or embezzlement, then he can himself order for an investigation. बिजनेस का ओनर, उसको डाउट है, शंका है कि जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय बिजनेस के, मतलब बिजनेस के ओनर के अलावा जो भी बिजनेस में काम करे सब एम्प्लॉय हुए, उन लोग किसी प्रकार के फ्रॉड में कमिटेड है या फिर किसी प्रकार के एम्बेजलमेंट में कमिटेड है। फ्रॉड और एम्बेजलमेंट में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? फ्रॉड और एम्बेजलमेंट में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? फ्रॉड का मतलब क्या होता है और एम्बेजलमेंट आपके लिए नया वर्ड होगा। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है घपला। एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है, घपला। तो एम्प्लॉय लोग अगर फ्रॉड या एम्बेजलमेंट में इन्वॉल्व है तो जो बिजनेस का ओनर है वो खुद इन्वेस्टिगेशन अपने बिजनेस का करवा सकता है। इफ द नेचर ऑफ फ्रॉड इज सच दैट इट कैन बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, देन देयर इज नो नीड फॉर इन्वेस्टिगेशन। हम सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो क्या, ऑडिट है। अगर लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन, सॉरी, अगर फ्रॉड ऐसा फ्रॉड है जो ऑडिट में ही पकड़ में आ जाएगा, तो उस केस में फिर इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है। इन सच केस ही विल आस्क फॉर, सॉरी, in such case he will ask for an extensive audit, but when fraud is not detected through extensive audit, then it is referred to investigation. पूरी बात फिर से सुनो। अगर बिजनेस के ओनर को लग रहा है कि मैं अपने बिजनेस को ऑडिट करवा दूंगा तो फ्रॉड पकड़ में आ जाएगा, तो वो ऑडिटर को रिक्वेस्ट करेगा कि भैया जब आप ऑडिट करोगे ना, तो थोड़ा सा इस वाले एरिया पे जहां पे मेरे को फ्रॉड लग रहा है वहां थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से चेकिंग करना, मतलब ऑडिट को एक्सटेंड कर देना, एक्सटेंसिव ऑडिट करना, थोड़ा डिटेल में चेक करना चीजों को ऑडिट करते ही समय। ये कौन करेगा, ऑडिटर। जब क्या लग रहा है ओनर को कि फ्रॉड जो है पकड़ में आ जाएगा ऑडिट से ही। लेकिन कभी कभी ऑडिट करने के बाद भी फ्रॉड अगर पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उस केस में ऑडिटर के काम को उसके बाद किसको हैंडओवर कर दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेटर को, कि भाई अब इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा इसका। इन इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर हैज टू प्ले द रोल नॉट ओनली ऑफ वॉचडॉग बट ऑल्सो दैट ऑफ ब्लड हाउंड और अ डिटेक्टिव। he has to go into the depth of the things, because without doing so he cannot fathom the facts। एक मिनट, ये वर्ड का मीनिंग मेरे को नहीं मालूम, एक मिनट ना, एक मिनट मैं चेक करके मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट। फैथम का मतलब होता है गहराई से जांचना किसी चीज को, टू चेक या टू मेजर इन डिटेल। ठीक है, फैथम का मतलब क्या होता है, टू चेक और टू मेजर इन डिटेल। आगे,
देयर में बी सेवरल वेज टू ट्रेस आउट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। आप लोगों को इस वाले पैराग्राफ में किसी प्रकार का कोई डाउट है? एक वर्ड आया था, समझना। द रोल ऑफ investigator is not only of watchdog, that of a bloodhound or a detective dog। इससे आप क्या समझते हो? ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है, ठीक बोल रहे हो आप रजत, ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है तो वो एक प्रकार से चौकीदार की तरह बिहेव करता है। मतलब वो सिर्फ, मतलब क्या बोलते हैं, वो सिर्फ चीजों पे नजर बस रखेगा, है ना। ब्लड हाउंड मतलब होता है खोजी कुत्ता। कुत्ते दो टाइप के होते हैं, एक जो अपन घर में पालते हैं ना, वो वॉचडॉग है, मान के चलो, वो वॉचमैन की तरह ट्रीट करता है। वो कोई आएगा तो भौंक देगा बस, वो चीजों को खोज के नहीं लाएगा। तो ऑडिटर का भी यही काम है बस। ऑडिटर क्या है? एक प्रकार का वॉचडॉग है। समझे मेरी बात? जो चीजें चल रही है, ऑडिटर उसके ऊपर क्या लगा के रखेगा? वॉचडॉग टाइप का रहेगा। लेकिन जो खोजी कुत्ता होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो खोजी कुत्ता होता है, क्या करता है खोजी कुत्ता? उसको जैसे मान लो कहीं पे बम है, कोई बारूदी सुरंग है, या कुछ ऐसा चीज है जिसको कुत्ते से खोजवाना है, तो पहले उससे रिलेटेड चीजों को उसको स्मेल दे देंगे। वो पूरा वो जाके उसकी सुगंध ले लेके पूरा खोज के निकालेगा। उसको क्या बोलते हैं? ब्लड हाउंड या फिर डिटेक्टिव डॉग। तो जो ऑडिटर होता है ना, वो केवल वॉचडॉग की तरह बिहेव करता है। ऑडिटर क्या नहीं होता? ऑडिटर ये होता है, ये नहीं होता है। और जो इन्वेस्टिगेटर होता है, वो ये भी होगा और ये भी होगा। समझे मेरी बात? आगे, फ्रॉड देयर फोर कुड बी डन इन मैनी वेज। फ्रॉड जो है कैसे कैसे किया जा सकता है? तो पहला क्या लिखा है? बाय मिस अप्रोप्रिएटिंग कैश, बाय मिस अप्रोप्रिएटिंग गुड्स, बाय मैनिपुलेटिंग अकाउंट। पहले ये नाम से क्या समझते हो बताओ? फ्रॉड, फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड करने का तरीका अलग अलग होता है। तो पहला तरीका क्या है? बाय मिस अप्रोप्रिएटिंग कैश, मतलब कैश का घपला, या कैश गायब कर देना, पैसा आया गायब हो जाए, घपला करना मतलब कैश में। दूसरा क्या लिखा है? बाय मिस अप्रोप्रिएटिंग गुड्स, मतलब इससे क्या समझते हो? सामान गायब कर देना। और यहाँ पे मैनिपुलेटिंग अकाउंट, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को इस तरीके से मैनिपुलेट करना जिससे फिर उससे अनड्यू आप बेनिफिट ले सकते हो उस बिजनेस से। ठीक है, तो हम तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। कैश फ्रॉड में ऑकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। कैश का फ्रॉड कैसे कैसे किया जा सकता है, उसके तरीके बताए। पहला क्या बता रहा है? ओमिटिंग टू रिकॉर्ड रिसिप्ट ऑफ कैश। समझ के देखना, बिजनेस का मालिक ऊपर बैठा है, उसके पास इतना समय नहीं है कि चेक करके वो सारा काम अपना एम्प्लॉय लोगों के भरोसे करवा रहे हैं। तो कोई एम्प्लॉय को जिसको कैश का काम दिया गया, भाई जो भी पैसा आता है गल्ले पे बैठा दिए किसी को, तो वो क्या करेगा? पैसा किसी से रिसीव हुआ, उसकी एंट्री नहीं किया, पैसा जेब में डाल दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ? ओमिटिंग टू रिकॉर्ड रिसिप्ट ऑफ कैश। शोइंग लोअर कैश रिसिप्ट, या तो रिकॉर्ड ही मत करो, या फिर जितना मिला उससे कम दिखा दो। 10,000 मिला, दिखा दो 5,000 मिला, तो ऊपर का 5,000 अंदर। इन्फ्लेटिंग पेमेंट, पैसा तो पूरा रिकॉर्ड किए, खर्चे बढ़ा के दिखा दो। खर्चा हुआ है 10, दिखा दो 20, 10 खर्चा कर दिए, 10 अंदर। हाँ, शोइंग फिक्सटिशियस पेमेंट, आपने खर्चा किया ही नहीं है लेकिन आप दिखा रहे हो कि आपने खर्चा किया है। शोइंग लोअर कैश बैलेंस, आपके पास जो आखिरी में कैश बचा है उसका लोअर अमाउंट दिखा रहे हो कि भाई बचा 10,000 है, दिखा रहे हो 5,000, तो 5,000 अंदर। तो यहां पर क्या किया जा रहा है? एम्प्लॉय के द्वारा कैश का मिस एप्रोप्रिएशन किया जा रहा है। और वो किस किस तरीके से किया जा सकता है, 1 2 3 4 5 करके पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा आप लोगों को। पहला क्या है? ओमिटिंग ऑफ कैश रिसिप्ट, शोइंग लोअर कैश रिसिप्ट, इन्फ्लेटिंग पेमेंट, शोइंग फिक्सटिशियस पेमेंट, और लोअर कैश बैलेंस। इसमें किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो बताओ मेरे को, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
किसी को कोई डाउट है? दुर्गेश, राजदीप, महक, भूपेंद्र, सिद्धार्थ, बाकी लोग कोई डाउट है तो बताओ। दुर्गेश को थर्ड पॉइंट में डाउट है, इन्फ्लेटिंग पेमेंट। इन्फ्लेटिंग पेमेंट, इन्फ्लेटिंग पेमेंट का मतलब होता है दुर्गेश कि खर्चों को बढ़ा के दिखाना। जैसे मान लो आप बिजनेस के ओनर हो, आपके अंडर में एक एम्प्लॉय काम करता है, आपने उसको कोई काम दिया, जा भाई ये खरीद के ला, वो चीज आई 10 की, उसने बता दिया वो चीज पड़ी 15 की, तो आपके जेब से कितना गया? 15, उसके जेब से गया 10, तो बाकी का 5 रुपया वो रख लिया। मतलब पेमेंट को उसने ज्यादा बता दिया, इन्फ्लेट कर दिया। इन्फ्लेट मतलब बढ़ा के बताना, ठीक है। चलो, अब इन्हीं सारी चीजों को यहां पर एक्सप्लेन किया है, तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप लोग क्या करोगे? रीड करोगे, ठीक है। क्या क्या रीड करना है मैं बता देता हूं आप लोगों को। एक मिनट रुक जाओ। चलो, ओवरव्यू एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन, समझना। यहां तक क्लियर है? मैं आगे बढ़ रहा हूं ना। द डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ कैश फ्रॉड विल बी एज फॉलोज। अब कैश का फ्रॉड अगर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना है तो एक इन्वेस्टिगेटर आएगा तो क्या क्या चेक करेगा? तो इन्वेस्टिगेटर आएगा तो सबसे पहले क्या चेक करेगा? वो कैश रिसिप्ट चेक करेगा। कैश रिसिप्ट चेक करेगा। कैश रिसिप्ट समझते हो ना, कहां कहां से पैसा आया उसको चेक करेगा। तो कैश रिसिप्ट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगे, जितने भी वाउचर्स होंगे, जितने भी बिल होंगे, सबको वो चेक करेगा। उससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज होगी सबको चेक करेगा, ठीक। सेकेंड नंबर पे आते हैं कैश पेमेंट्स। तो इन्वेस्टिगेटर कैश रिसिप्ट चेक करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे और इन्वेस्टिगेटर को लग रहा है फ्रॉड कहां हुआ है? कैश में हुआ है, तो कैश से रिलेटेड चीजों को इन्वेस्टिगेट करेगा। तो पहले कैश रिसिप्ट को इन्वेस्टिगेट किया, अब किसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है? कैश पेमेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। कैश पेमेंट मतलब आपने कहां कहां पेमेंट किया, किसको किसको पेमेंट किया, कब कब पेमेंट किया, कितना कितना पेमेंट किया, उसकी पूरे बिल्स, वाउचर्स, उसके पूरे रिकॉर्ड्स को चेक करेगा इन्वेस्टिगेटर, पूरा डिटेल में। यहां तक कि वो इंक्वायरी भी कर सकता है। उसके बाद कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट हो गया। उसके बाद फ्रॉड टू क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर मतलब, क्रेडिट लेजर का मतलब क्या होता है? हमको किसी को पैसा देना है तो वो लेजर हमारे लिए क्रेडिट लेजर बनेगा। और एक होता है फ्रॉड टू डेबिट लेजर, मतलब हमको किसी को पैसा देना है, सॉरी, हमको किसी से पैसा लेना है तो वो हमारे लिए डेबिट लेजर बनेगा। समझना चीजों को, क्रेडिट लेजर और डेबिट लेजर। क्रेडिट लेजर मतलब हमको किसी को देना है और हमको किसी से लेना है, तो देने लेने की जवाबदारी हमने एक एम्प्लॉय बैठा के रखा है। तो एम्प्लॉय क्या करता है? पूरा इनका हिसाब रखता है, किसको किसका देना है, किसको कितना किससे लेना है। तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? मान लो किसी को देना है, दिया कम, रिकॉर्ड कर दिया ज्यादा। मान लो किसी से लेना है तो लेना है ज्यादा, रिकॉर्ड कर दिया है कम। तो इससे वो क्रेडिट लेजर और डेबिट लेजर में गलत एंट्री मेंटेन करके वो बीच का जो मार्जिन का पैसा है वो उसमें वो अनड्यू बेनिफिट ले सकता है। जैसे एक पॉइंट आता है टीमिंग एंड लेडिंग, समझना। ऑडिट में एक बहुत फेमस वर्ड है टीमिंग एंड लेडिंग, ये एक वर्ड है। इसको हिंदी में अगर बोलूं तो इसकी टोपी उसके सर बोलते हैं। टीमिंग एंड लेडिंग को क्या बोलते हैं? इसकी टोपी उसके सर। इसमें क्या होता है समझना। मान लो ये एम्प्लॉय है और ये बिजनेस है, और बिजनेस के बहुत सारे डेटर है जिनसे हमको पैसा लेना है। किसी से 10, किसी से 20, किसी से 5, किसी से 15, ऐसा पैसा लेना है सबसे। तो जब पहला वाला इंसान पैसा देगा ना तो ये भाई रिकॉर्ड नहीं करेगा उसको। जब दूसरा वाला पैसा देगा तो उसको पहले वाले के में रिकॉर्ड करेगा। जब तीसरा वाला पैसा देगा तो उसको दूसरे वाले के में रिकॉर्ड करेगा कि इसका पैसा आ गया। जब इसका पैसा आएगा तब उसको इसके में रिकॉर्ड करेगा। मतलब ऐसे इसकी टोपी उसके ऊपर सर कर रहे हैं और पहले वाले का पैसा वो अंदर करके बैठ गया है। तो ये
ये जो है, ये वाला जो है, ये डेटर्स लोगों के साथ भी किया जा सकता है और क्रेडिटर्स लोगों के साथ भी किया जा सकता है। मतलब वो क्या कर रहे हैं मालूम है, क्रेडिटर लेजर और डेटर लेजर के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, गलत एंट्री मेंटेन करके। आगे कैश बुक में फ्रॉड, कैश बुक में फ्रॉड, कैश बुक भी मेंटेन किया जाता है। कैश बुक मतलब कैश बुक में कौन कौन सी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, कैश बुक का फॉर्मेट बोलो तो इधर पूरी रिसिप्ट्स और इधर पूरे पेमेंट्स। तो रिसिप्ट साइड में हम जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं मतलब पैसा आ रहा है, और इधर जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं पैसा जा रहा है। तो रिसिप्ट साइड में कम दिखा देना, कम दिखा देना, और ऊपर का पैसा रख लेना। मतलब रिसिप्ट ज्यादा हुई है दिखाना कम, या पेमेंट हुआ कम है दिखाना ज्यादा। तो इस तरीके से कैश बुक को वो गलत मेंटेन करके पैसा वो गबन कर सकता है। तो इन्वेस्टिगेटर आएगा, ये सारी चीजों को डिटेल में अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करेगा। दूसरा, फ्रॉड इन्वॉल्विंग मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, फ्रॉड इन्वॉल्विंग मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कैसे कैसे किया जा सकता है समझना। सिंपल रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रीमाइस, मतलब चोरी, समझते हो इसकी बात। मतलब प्रीमाइस, प्रीमाइस मतलब हमारा बिजनेस की जो प्रीमाइस है, बिजनेस की जो बिल्डिंग है, वहां से गुड्स उठा के ले गया, दुकान का स्टॉक था उठा के ले गया सिंपली, वो भी तो एक प्रकार की चोरी, मतलब फ्रॉड, घपला, इसी में तो आ रही है चीजें। पिलफरेज ऑफ गुड्स एंड कंसीलिंग इट बाय राइटिंग ऑफ एट डैमेज गुड्स और शोइंग टू द गुड्स यूज्ड। पिलफरेज का मतलब होता है, या फिर कंसीलिंग का मतलब होता है गुड्स का गबन करना, अपने यूज में ले आना। बुक्स ऑफ अकाउंट में ये दिखा देना, बुक्स ऑफ अकाउंट में ये दिखा देना कि वो गुड्स क्या है, यूज हो गया है, या फिर डैमेज हो गया है, या फिर उसका नुकसान हो गया है। तो बिजनेस के ओनर को लगेगा हाँ अभी गुड्स हमारे पास है ही नहीं, या है भी तो काम का नहीं है, और गुड्स जबकि अच्छे कंडीशन में था, अब उसको क्या कर लेगा, अपने यूज में ले लेगा। पिलफरेज ऑफ गुड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड, गुड्स को गबन कर लेना और स्टॉक रिकॉर्ड को चेंज कर देना। आपके पास 10 स्टॉक रखा है, दिखा दो 8 और बाकी का 2 को कर दो अंदर। पिलफरेज मतलब अपने यूज के लिए अपना उसको वहां से अपने बिजनेस से हटा देना, गबन कर लेना उस गुड्स को। ठीक है, तो इस तरीके से गुड्स को क्या किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। इधर वाला जो पॉइंट दिख रहा है आप लोग इसको क्या करोगे, रीड कर लेना। ठीक है, आगे मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट जो होती है ना, उसमें मैनिपुलेशन करना, चीजों को इस तरीके से दिखाना, इस तरीके से दिखाना कि सारा चीज सही चल रहा है जबकि अंदर में बहुत घपले हैं। मैनिपुलेशन ऑफ कैश या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, और लास्ट क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को सही ढंग से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना, दिखाना अच्छा लेकिन अंदर में कुछ और चल रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बता रहा हूं, ये बैंक है, मान लो ये बैंक है और ये बिजनेस का ओनर है, इसको चाहिए लोन। तो बैंक में जब अपना प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट लेके जाएगा तो बैंक वाला उसकी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट को देखेगा, तो उसने तो सब अच्छा अच्छा दिखाया होगा, तब क्योंकि अच्छा दिखेगा तभी तो लोन मिलेगा। तो बैंक वाला जो है अपने लेवल पर इसका पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी करेगा कि इसने जो दिखाया है क्या वाकई में वो एग्जिस्ट करता है, क्या सारे वो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। मान लो उसने अपनी टर्नओवर बता दी 5 करोड़, तो इसका प्रूफ क्या है कि 5 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। तो मतलब किसी से अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू बेनिफिट लेने के लिए कि कोई क्या कर लेता है, फ्रॉड कर देता है। फ्रॉड किस टाइप का, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट करके, अकाउंट को मैनिपुलेट करके। तो जहां पर ये तो मैंने बैंक और एक आदमी की बात बताई लोन की, हो सकता है बिजनेस का ओनर है और नीचे कौन बैठे हैं, एम्प्लॉयज बैठे हैं। इन लोग अपने जो भी ब्रांच होगी वहां पे खूब गड़बड़ कर रहे हैं, और जो भी अकाउंट बना के भेजते हैं ऊपर सब अच्छा अच्छा दिखता है ओनर को, तो ओनर अकाउंट देख के शांत बैठ जाता है, और जबकि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रही है, पूरी गड़बड़ चल रही है। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप सोच के देखो ना, जो बड़ा बिजनेस होगा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का जो मेन मालिक है वो मुकेश अंबानी है, उसके कितने सारे बिजनेस है, तो इतने सारे बिजनेस को वो मैनेज करने के लिए हर जगह जाना उसके लिए पॉसिबल है। वो अपने बिजनेस को मैनेज सिर्फ रिपोर्ट्स के भरोसे कर रहा है, रिपोर्ट्स के भरोसे।
उसके पास जो नीचे से जानकारियां जा रही है ऊपर तक, सिर्फ कागज जा रहा है, समरी जा रही है, चीजों की रिपोर्ट जा रही है, उसके बेसिस पे वो ये डिसाइड करता है कि ये बिजनेस हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है कि क्या है। तो अगर उसको लग रहा है कि किसी प्रकार का घपला हो रहा है तो वो क्या करवा सकता है, इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है अपने लेवल। तो इधर वाला आप लोग चीज को क्या कर लेना, रीड कर लेना, ठीक है। यहां पर हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है वो खत्म होता है, इन्वेस्टिगेशन में अब कुछ नहीं हमारे पास पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा आप लोगों का, ठीक। चलो क्लास ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।